जोमिन में आपका स्वागत है। आज अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं देश के इकोनॉमी की, देश की अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है, उससे कहीं ज़्यादा बुरा है जितने की सरकारी आंकड़े बताते हैं। लेकिन अब सवाल है कि जहाँ पर हमारी इकोनॉमी फंस गई है, जहाँ पहुँच गई है, एक अंधेरी सुरंग में जहाँ पहुँच गई है, वहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। आज हमारे इस कार्यक्रम में बातचीत का जो मुख्य फोकस है, केंद्र बिंदु है, वो यही है कि ये अर्थव्यवस्था जिस हाल में पहुंची है वहाँ से हम आगे कैसे जा सकते हैं। इसके लिए हम चलेंगे अपने एक बहुत ही बेहद ख़ास मेहमान के पास। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जयति घोष। प्रोफेसर जयति घोष उन अर्थशास्त्रियों में हैं, देश की जानी मानी ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रियों में हैं, जो इकोनॉमिक्स को प्रो पीपुल नज़रिए से देखने, समझने और दूसरों को समझाने में का काम उन्होंने किया है, जो योगदान किया है, बड़ा योगदान है। और इसीलिए देश और विदेश में उनकी बात को गंभीरता से सुना जाता है। देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल्स हैं वहाँ तक उनके जो वो लिखती हैं उसे काफ़ी लोग चाव से, ध्यान से पढ़ते हैं। कल जो गुजरा हुआ कल है, उसमें द हिंदू अपने यहाँ का जो अखबार, अंग्रेजी का अखबार है, उसमें उनका एक लेख छपा और उसमें ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आज भी अगर सरकार चाहे, उसमें विल पावर हो और समझ हो, तो इस अंधेरी सुरंग से देश को निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसी थीम के ऊपर हम प्रोफेसर घोष से बात करेंगे। प्रोफेसर घोष, आपका स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले बातचीत की शुरुआत, आपका जो आर्टिकल कल था, मैं वहीं से करना चाहता हूं। उसमें आपने बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द आर्टिकल में आपने ये कहा कि जो देश में कोविड का जो फैलाव है, इसका जो स्प्रेड है और इकोनॉमी का जो वो जिस तरह से नीचे गई है, ये दोनों में भारत एक ग्लोबल लीडर बन गया है। यानी कोविड के फैलाव में और इकोनॉमी का जो ख़राब हालत है उसमें। और ऐसा किसी एक्ट ऑफ गॉड से नहीं हुआ है, बल्कि जो हमारा लीडरशिप है उसने जो उदासीनता दिखाई है इन दोनों समस्याओं को लेकर, उसकी वजह से हुआ है। और ये बात आपने भी कही है कि 24% जो जीडीपी का जो सिकुड़न फर्स्ट क्वार्टर में, पहली तिमाही में देखने को मिला, स्थिति उससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इन तीनों बातों पर आप ऐसा क्यों मान रही हैं? देखिए, पहली दोनों बातें तो बस साफ साफ दिख ही रहा है। जी, आपकी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं अभी हम प्रोफेसर जयति घोष हमारे साथ हैं, हम इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो अब हाँ प्रोफेसर घोष, अपनी बात आप रखें, थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत आ गई थी। जी हाँ, मैं ऑडियो से ही करती हूँ, मैं फिर ये वीडियो छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आंकड़े तो बताते ही रहे हैं फिलहाल कि दुनिया में जो कोविड केसेस हर रोज बढ़ती जाती है। पिछले 5-6 दिन से इंडिया सबसे पहले नंबर पे है। ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट सबको छोड़ के इंडिया में ही सबसे ज्यादा है ये फैलाव। दूसरी बात ये है कि पिछले जो 24% की जो मंदी जो दिखाई हमारे जीडीपी की, ये G20 देश में आप देखिए, बल्कि साउथ एशिया में ही आप देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, उन देशों में भी हम सबसे ज्यादा गिरे हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है सबसे ज्यादा नाजुक हो गया है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये कोविड की वजह से हुआ है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, जैसे अभी हमारे वित्त मंत्री ने कहा है, क्योंकि ये हमारी देश की लीडरशिप की नीतियों की वजह से है। नीतियां क्या थी? सबसे पहले ये जो लॉकडाउन लगाई गई, और किसी देश ने नहीं बोला कि 4 घंटे के अंदर हम सब कुछ बंद कर देंगे। किसी देश ने ऐसा नहीं किया। साउथ एशिया में भी 3-4 दिन, 1 हफ्ता, कभी कभी किसी जगह में 2 हफ्ते का टाइम दिया गया और इन फेजेस किया गया। हमने ऐसा पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन कर दिया, जबकि हमारे पूरे केसेस देश में 400 थे और वो भी 4 शहरों में और कुछ राज्य में ही थे। चाइना में भी, चीन ने भी पूरा देश भर में लॉकडाउन कभी नहीं किया।
वुहान की स्टेट में किया उन्होंने, और जहां जब बीजिंग में ज्यादा हुआ तो वहां पे लॉकडाउन किया, जहां जहां ज्यादा होता था वहां पे लॉकडाउन करते थे, वो भी कुछ दिनों के लिए। अब दिखाई साफ दे हो रहा है कि जो जो देश इस बीमारी को संभाल पा रहे हैं वो सबसे पहले करते हैं टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग, ट्रीटिंग, और यही एक उपाय है इस बीमारी को रोकने की। हमने ये नहीं किया क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च होता है, इसमें सरकार का ज्यादा रोल, और ये सरकार इस रोल को संभालने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए पूरा देश को लॉकडाउन कर दिया। इसमें क्या हुआ, सब लोगों की रोजगारी तो गए, ये अर्थव्यवस्था को इतना नाजुक कर दिया, जो अर्थव्यवस्था ऑलरेडी काफी कमजोर थी, इतना नाजुक कर दिया कि अब यहाँ से निकलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और एकदम अभी से ही, वैसे पहले से करना चाहिए था मगर अभी आज से ही वो जबरदस्त शुरू करना चाहिए। जी, अभी जो 31 अगस्त को पिछले हफ्ते जो CSO ने GDP का डेटा दिया हम लोगों को, उसमें एक सेक्टर है जो काफ़ी बाकी सेक्टर से अगर तुलना करें तो काफ़ी चमकता हुआ दिखा, वो है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि का जो विकास दर है वो भी 3.5% के आसपास था वो, और एक उसको लेकर का एक ऐसा नैरेटिव उसके पहले से भी काफ़ी अखबारों में बना है कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारा एक तरह से हमारा सहारा बन गया है। क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर वो इंजन बन सकता है जो अभी जहां हम लोग फंस गए हैं इकोनॉमी में, उससे खींच के हम लोगों को बाहर निकाल लें? नहीं, सवाल ही नहीं है, बल्कि उल्टी बात होगी कि बाकी सब सारे सेक्टर एग्रीकल्चर को ही और भी फिर से नीचे डालेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर, कृषि व्यवस्था ठीक ढंग से हुआ क्यों? क्योंकि बारिश अच्छी हुई। एक तो फसल, राबी का फसल बढ़िया था, उसके बाद बारिश बहुत अच्छी थी, मॉनसून की वजह से बहुत ज्यादा सोइंग हुआ इस बार, तो इसी कारण से ही वो 3.5% कुछ खास ज्यादा नहीं है, मगर इन दोनों कारण वेदर गॉड्स को आप कह सकते हैं कि ये वेदर गॉड ने कुछ बचाया है, मगर एग्रीकल्चर फिलहाल 15% के ज्यादा नहीं है हमारी पूरी GDP में। और अगर बाकी पूरा इकोनॉमी में किसी के पास पैसा ना हो, रोजगारी ना हो, डिमांड कहीं ना हो, तो फिर ये कृषि का जो उत्पादन है उसका भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा उनको। तो फसल अच्छा हो सकता है मगर उसके बाद उसको बेचने में दाम भी तो ठीक चाहिए, और ये दाम कहाँ से लोग देंगे जबकि उनके पास पैसा नहीं रहा। तो ये बात नहीं है कि एग्रीकल्चर बाकी सेक्टरों को उठा देगा, बल्कि उल्टी बात होगी, बाकी सेक्टर एग्रीकल्चर को भी नीचे खींच लेंगे। आपने ये कहा कि उनका एग्रीकल्चर का जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 15% ही है, लेकिन उस पर आज भी हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंडेंट है। तो क्या जो डिपेंडेंट हिस्सा है उसकी स्थिति तो कम से कम सुरक्षित है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, वो भी बात नहीं है। आप पूछ लीजिए ना, आप जाके किसानों से पूछ लीजिए उनकी हालत क्या है, क्योंकि क्या है कि शहर वाले सोचते हैं कि हाँ उत्पादन बढ़ गया तो ये सब खुशी है, सब ठीक ही हैं। आप पूछ लीजिए उनका कि उनका जो इनपुट प्राइसेस हैं कैसे बढ़ गया है, किसानों के लिए जाके मंडियों में बेचना कितना मुसीबत हो गया है, उनके लिए वो काम चलाना कितना मुसीबत हो गया है। और अभी भी, पहले से ही था, अभी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आउटपुट के मुताबिक, आउटपुट प्राइस के मुताबिक। तो ये बात नहीं है कि जी जयती जी, आपने जो जो हमारी वर्कफोर्स, आपने भी अपने आर्टिकल में इस बात का जो जिक्र किया है कि स्टेट्स, जो राज्य सरकारें हमारी हैं, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, और चूँकि GST का उनको जो कॉम्पनसेशन था वो भी सरकार ने देने से एक तरह से फ़िलहाल तो मना ही कर दिया है। तो स्टेट्स को आपने जो अलग अलग सुझाव दिए हैं, कई सुझाव आपने दिए हैं, उसमें आपने एक तो कहा है कि स्टेट्स को उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं ना कि जो कोविड आया इसकी वजह से एक ऐसा संकट आया है जो पहले कभी सोचा नहीं गया था। तो उस स्थिति में क्या केंद्र सरकार ने जो 2 ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए हैं, क्या स्टेट्स गवर्नमेंट को भी उदारता दिखाते हुए उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए? नहीं, ये उदारता की बात नहीं है।
अच्छा, सबसे पहले देखिए कि सारा जो काम है, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोविड को संभालने के लिए या जो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, सारा काम तो राज्य सरकार ही कर रहे हैं ना। चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाना हो, चाहे वो फूड सिस्टम को मजबूत करना हो, चाहे वो जो गरीब हो गए हैं किसी तरीके से संभालना हो, सारा काम तो राज्य सरकारों पे छोड़ा गया। और राज्य सरकारों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ये बहुत समझना जरूरी है कि राज्य सरकार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका हार्ड बजट कंस्ट्रेंट है कि जितना खर्च कर सकते हैं, उतना जितना पैसा है उनके पास उतना ही खर्च कर सकते हैं। केंद्र सरकार का ये कंस्ट्रेंट नहीं है। केंद्र सरकार आरबीआई से बोरो करके वो खर्च कर सकते हैं। अब राज्य सरकार उदारता दिखाने की बात नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने सारा जो साल भर का खर्चा है उसी को ही अभी खर्च कर लिया है पिछले 4 महीनों में। तो क्या हम चाहते हैं कि आगे से अगले महीने से वो सैलरीज भी नहीं दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी का वो भी नहीं दे पाएंगे, और कुछ भी कर नहीं पाएंगे, हेल्थ सर्विस जी। एक तो ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की तो वो स्थिति है हम लोगों के सामने है। एक स्थिति है, पता नहीं इसमें क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ से बाकी एक जो मैंने बार बार अंधेरी सुरंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, एक डार्क टनल है जिसको कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ टनल। क्या आपको दिखता है कि कोई लाइट अभी भी दिख सकती है, मिल सकती है इस टनल के आखिर में? और अगर वो लाइट हम लोग चाहें तो उसके लिए करना क्या चाहिए? देखिए, ये सारे जो मैं बता रही हूँ ना, ये गॉड गिवन नहीं है, मैन मेड है। तो इसका मतलब मैन ही इसको बदल सकता है, और मैं मैन ही कह रही हूँ क्योंकि ये मैन ने ही किया है, आदमियों ने ही किया है। तो ये क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने जो बताया कि राज्य सरकारों को जो इनकी जो मिलनी चाहिए पैसा वो तो देना ही है, जो जीएसटी कंपनसेशन है। उसके अलावा थोड़ा ज्यादा ही देना है, क्योंकि अभी तक संकट चल रहा है हमारे देश में, स्वास्थ्य वाली संकट और आर्थिक संकट दोनों। दूसरी, अभी जो खाद्य व्यवस्था है, अभी बहुत लोग भूखे हैं, कुछ लोग भूखे मर रहे हैं। तो भी हमारा फूड सिस्टम बहुत ज्यादा फूड सरप्लस लेके एफसीआई बैठा है। फिलहाल भी 90 मिलियन टन ज्यादा है उनके पास सरप्लस। तो उसको अभी 10 किलोग्राम पर हाउस होल्ड दे दो, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 10 किलो पर हाउस होल्ड हर महीने 6 महीने के लिए कर दो, इस साल के लिए। तीसरी बात है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, वन ओनली लाइफ टाइम, एकमात्र जो लाइफ टाइम हुआ है फिलहाल, जो माइग्रेंट्स गए थे उनके लिए भी और जो गांवों में हैं उनके लिए भी। तो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अभी हाउस होल्ड्स को दिन में साल में 100 दिन मिलता है। काफी हाउस होल्ड्स को 100 दिन आने वाले हैं या हो चुका है। अब आगे क्या करेंगे वो? तो इसको इमीडिएटली 200 दिन करना पड़ेगा। 100 दिन के बगैर 200 दिन का हर साल कम से कम इस साल के लिए कर दो, और शहरों के लिए करना चाहिए। जी जयती जी, ये जो आपने सुझाव जो दिए, ये जो आप लोगों को जैसा कहा जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि आप लोग लेफ्ट इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये जो मैं लेफ्ट अंडर वो कोट कह रहा हूँ, ये जो लेफ्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो ऐसे सुझाव पहले भी उनके आए हैं, अमर्त्य सेन से लेकर प्रभात पटनायक जी, सब लोगों ने इस तरह के सुझाव दिए हैं। लेकिन उसके साथ एक काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि इसका पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो है नहीं, राजकोष जो है वो तो पहले से ही काफ़ी उसके ऊपर दबाव है। इस महीने भी जीएसटी का सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए की उगाही हुई, यानी वो जो लक्ष्य है उससे कम है। तो वैसी स्थिति में जब पैसा नहीं है तो ये सरकार आखिर ये जो शाह खर्ची करेगी, इससे तो पूरी आगे चलकर हमारी पूरी इकोनॉमी ही डगमगा जाएगी, हमारे पैसे का ही कोई वैल्यू नहीं बचेगा, जो इन्फ्लेशन का जो खतरा बताया जाता है। तो क्या आप लोगों ने इस परिस्थिति के ऊपर विचार किया है? बिल्कुल, और ये आप जो बता रहे हैं ना, ये लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि सरकार परिवार जैसा है, कि परिवार के पास जितना पैसा है उतना ही खर्च कर सकता है, मगर सरकार ऐसी नहीं है। सरकार पैसा खर्च कर सकता है, एकमात्र एजेंट है आर्थिक स्थिति में, जो
पैसा खर्च कर सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक से बोरो करके खर्च कर सकता है। और अगर नहीं करता है तो क्या होगा, और भी मंदी बढ़ेगी। मान लीजिए कि उन्होंने सोचा कि अरे फिलहाल तो तिजोरी खाली है, हम कुछ नहीं करेंगे, टैक्सेस भी कम आ रहे हैं तो हम खर्चा भी कम कर लेंगे। अगर ऐसे करते हैं, और कर भी रहे हैं जो, तो और भी गिरेगी जीडीपी, मंदी और भी बढ़ेगी। और जैसे ही और भी जीडीपी गिरती है तो टैक्स रेवेन्यू और भी कम होगा। तो आप जितना खर्च कम करेंगे उतना ही टैक्सेस भी कम होगी, और आपका डेफिसिट जो है उतना ही बढ़ेगा। तो उल्टा फायदा होगा। मतलब आप जो सोच रहे हैं कि डेफिसिट हम नहीं ज्यादा करेंगे इसीलिए हम खर्च कम करेंगे, उसको करने से इसी स्थिति में, इस हालात में आप डेफिसिट को और बढ़ाएंगे, क्योंकि उस मंदी की वजह से आपका टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाएगी। ये आप डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात कर रही हैं, लेकिन एक जो अभी ऐसे सुझाव हैं कि जो सरकार को अपने जो पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज हैं उनको बेचकर पैसा जुटाना चाहिए, या इस जो उनके पास जो कुछ एसेट हैं उनको मोनेटाइज करना चाहिए। क्या आप ऐसे सुझावों से सहमत हैं? या मैं आखिरी सवाल है और संक्षेप में जवाब चाहूँगा कि आपने वेल्थ टैक्स की बात की है अपने आर्टिकल में कि वेल्थ टैक्स पे आगे चल के विचार करना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स, लेकिन जो पॉलिटिकल रियलिटी है अभी की जो सरकार है उसकी जो प्रायोरिटीज़ है, क्या आपको उसमें यह सचमुच लगता है कि ये सरकार वेल्थ टैक्स लगा सकती है या इनहेरिटेंस टैक्स लगा सकती है, या आप लोग जो कह रहे हैं उसमें पैसे इनको एक और मौका मिलेगा जो प्राइवेटाइजेशन और का जो इनका एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का? नहीं, देखिए, उनका एजेंडा जो है वो तो खैर करेंगे, मगर अगर पब्लिक प्रेशर होता है कि इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके ऊपर डालो या मिडिल क्लास के ऊपर डालो, मैं कह रही हूँ जो बहुत ज्यादा सुपर रिच हैं जी, एक्सट्रीमली वेल्थी, उन पे लगाओ। एक एस्टिमेट हुआ है कि 965 फैमिलीज, बस 1000 से कम परिवार, उन पे अगर 4% वेल्थ टैक्स दिया जाए, 4% तो उनको मतलब दिखाई भी नहीं देगी, पूरा वेल्थ में से 4% जी, पूरा 1% जीडीपी आ जाती है, जिसमें से हम हेल्थ एक्सपेंडिचर पूरा केंद्र सरकार का है, पूरा देश भर का हेल्थ एक्सपेंडिचर डबल कर सकते हैं। अच्छा जयती जी, थोड़ी समय 1000 से कम परिवार। जी, हमारे पास समय की कमी है, आपने अपनी बात रखी, काफ़ी अच्छे ढंग से आपने अपने पर्सपेक्टिव को रखा और हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग जुमिन में बात कर रहे हैं जो देश की आर्थिक हालत है, जो एक अंधेरी सी सुरंग है, वहाँ से कैसे निकले। ब्रेक के बाद इसकी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. तो अभी जुमिन में आज आपने ब्रेक के पहले का जो हिस्सा था उसमें हमने प्रोफेसर जयती घोष से ये समझने की कोशिश की कि इस समय अर्थव्यवस्था जिस बुरी हालत में पहुंच गई है वहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और उसमें एक जो बड़ा पहलू है वो है राज्य सरकारों की माली हालत का, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो, उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है और ख़ासकर उसमें और भी जो उनका GST का हिस्सा था वो उसका जो मुआवजा था वो नहीं पिछले 4 महीनों से मिला है कि उनके लिए ये जो कोविड से निपटना और लोगों को आर्थिक मदद देना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये कितना मुश्किल हो रहा है ये समझने के लिए हम चलेंगे रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहकर्मी सीनियर जर्नलिस्ट आवेश तिवारी। आवेश जी, आप तो वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में वहाँ की सरकार जिस ढंग से कोविड और इकोनॉमिक क्राइसिस का मुकाबला कर रही है उसके एक तरह से साक्षी हैं आप, वहाँ काफ़ी बारीक नज़र आप रखते हैं उसके ऊपर में। क्या
कोई राज्य सरकार के पास कोष की कमी की कोई आपको वहाँ ऐसा शिकायतें आपको मिलती हैं जिसकी वजह से सरकार जो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है? देखिए सत्येंद्र जी, स्थिति ये है कि अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है 3 दिन का, और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि अगर हमको किसानों की स्थिति को सुधारना है, अपने किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ से उबारना है, तो हम कर्ज लेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि हमको कर्ज लेना पड़ेगा। आलम यह है कि जो मौजूदा वित्तीय वर्ष का जीएसटी का 2828 करोड़ रुपए है वो नहीं मिला, और वो नहीं मिला तो मिला, और केंद्र का ये कहना है कि आप कर्ज ले लीजिए। अब सरकार, भूपेश बघेल ने 31 अगस्त को चिट्ठी लिखा था वित्त मंत्री निर्मला जी को, और उसमें उन्होंने साफ कहा कि भाई जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति है वो हो नहीं पा रही है। रिजर्व बैंक अलग अलग ब्याज दरों पर कर्ज देता है राज्यों को। बेहतर ये होगा कि केंद्र खुद कर्ज ले और वो कर्ज हम लोगों को दे, जिससे हमारी माली हालत थोड़ी बेहतर हो सके। अब ये इनका वादा था कि 2-2 महीने में जो भी क्षतिपूर्ति की राशि होगी वो दी जाएगी, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं मौजूदा वित्तीय वर्ष के। और दूसरी बात आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ उन 5 राज्यों में शामिल है जहां पर जीएसटी संग्रहण 6% तक बढ़ा है। 6% बढ़ा है, माने स्थिति यह है कि जब दिल्ली का घट गया, कर्नाटक का, दिल्ली का 18% घट गया, कर्नाटक का 11% घट गया, पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में 9% घट गया। तो वैसे में छत्तीसगढ़ में 6% की वृद्धि हुई है। अगर हम अगस्त की तुलना करें, पिछले माह की तुलना करें, तो वहां पे मैं देख रहा हूं कि 1878 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में था, ये इस वर्ष बढ़कर के 1974 करोड़ हो। लेकिन वो पैसा मिले तो, और जबकि आलम यह है कि कोविड की स्थिति पूरे राज्य में लगातार बदतर होती जा रही है। इस बुलेटिन में जब अभी आया हूं 10 मिनट पहले, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमको उम्मीद है कि अगले सितंबर माह के अंत तक यहाँ पर टोटल पॉजिटिव केसेज 60,000 से 1 लाख तक हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब 60,000 से 1 लाख पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, उनकी तीमारदारी की बात है, नए कोविड सेंटरों की बात है, पूरा का पूरी सरकार केवल कोविड प्रबंधन और प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के कार्यक्रम में लगी हुई है। अब योजनाएं तो शुरू कर दी गई, लेकिन जब पैसा नहीं होगा तो पैसा कहां से दिया जाएगा? तो आप सवाल ये है आवेश जी, आप ये बता रहे हैं कि ये जो जीएसटी का कॉम्पनसेशन नहीं मिलना है, इसका एक व्यवहारिक रूप से उसका संकट वहाँ पर दिख रहा है, और राज्य सरकार अपने हाथ उसके बंधे हुए से दिख रहे हैं। चूँकि पैसा नहीं है तो वो कैसे इसको करेंगे। मैं आपसे थोड़ा सा एक अलग सवाल पर आपको लाना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, प्रोफेसर जयती घोष से या जितने इकोनॉमिस्ट हैं जो बताते हैं, और खुद सरकार के आंकड़े भी बता रहे हैं कि देश में विकास दर काफ़ी गिर गई है, माइनस में चला गया है वो, और फिलहाल तो अभी उससे कोई निकलने का रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन ये जो बातें हैं ये सब किताबी हैं या आम लोगों के जीवन में भी कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये अब आम जिंदगी पर आपको, चूँकि आपका काफ़ी संपर्क रहता है लोगों से, आप तो एक लगातार एक्टिव रहते हैं वहाँ पर, तो क्या आपको लगता है कि ये जो संकट है ये सिर्फ आंकड़ों में नहीं है बल्कि लोगों की ज़िंदगी को भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर पड़ा है इसका? सत्येंद्र जी, भयभीत कर देने वाला है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। मैं रोज ऐसे 10, 15, 20 लोगों से मिल रहा हूं जो एकदम हाशिए पर हैं। मैं अभी कल एक सब्जी वाले से मिला तो उससे मैंने पूछा कि यार क्या हाल है, सब्जियां बिक रही हैं कि नहीं? कहा कि मैं पूरे दिन सब्जी बेचूंगा तो मुश्किल 100-125 रुपए कमा पाऊंगा, 125 रुपए की इनकम होगी हमें। वो पहले टैक्सी चलाता था, अब वो सब्जी बेच रहा है। हमने पूछा कि ये स्थिति के क्यों हो रही है? कहे कि लोग खरीदने नहीं आ रहे हैं। और ये सच्चाई है कि दरअसल लोगों की खरीदने की ताकत लगातार कमजोर हो रही है, और जब खरीदने की ताकत कमजोर हो रही है तो एक तबका जो निम्न मध्यम वर्गीय तबका है, खासतौर से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पे एक बड़ी आबादी निम्न मध्यम वर्गीय है, उसकी खरीदने की, खाने की, उसकी बेचने की सबकी क्षमता कम हुई है, जो जीएसटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है साफ साफ। आप तमाम दावे करें, छत्तीसगढ़ सरकार भी तमाम दावे करे,
कि हमने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू कर दी, गोधन योजना शुरू कर दी, लेकिन सच्चाई है कि जो हाशिए पर बैठा हुआ आदमी है, जो अंतिम आदमी है समाज का, वो बेहद कड़ी मुसीबत झेल रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कुछ गृहिणियों से, सबने माना इस बात को कि अब रसोई में हमारे सब्जियां कम आ रही हैं। लोगों ने माना इस बात को। लोग हर दूसरा तीसरा आदमी सड़क पे चलता कहता है भैया हमने खाना पहले से कम किया है, हम बाजार कम जाते हैं। कोविड का असर जो इकोनॉमी पे पड़ रहा है आंकड़ों में जो भी दिखे, लेकिन जब आप गांवों में जाते हैं, जब आप कस्बाई इलाकों में जाते हैं, तो उसका जो भयावह चेहरा दिखता है, उससे समझ में आता है कि स्थिति ये केवल -23.9% जीडीपी में कमी वाली नहीं है, उससे बुरी है। अभी जयंती मैडम जो किसानों की बात कह रही थी कि खेतिहर किसानों का हाल बहुत बुरा हुआ है, सच्चाई है, यह सच्चाई है कि उनके भी खरीदने बेचने की क्षमता जो है लगातार कम हो रही है। तो आप ये कृषि उत्पाद आप ये बता रहे हैं कि एक तो राज्य सरकार भी काफ़ी अपने को कॉन्स्टेंट फील कर रही है कि वो कुछ कर नहीं पा रही है पैसे की कमी की वजह से, और ये जो आर्थिक संकट है इसका असर हर व्यक्ति पर, खासकर जो निम्न मध्य वर्ग के लोग या जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पर भी इतना पड़ने लगा है कि उन्हें अपने खाने में कटौती करनी पड़ रही है। अब अगर कोई परिवार और कोई व्यक्ति अपने खाने में कटौती करे तो उससे ज़्यादा तो बुरी स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है। अवैध जी, आपने बहुत ही एक मार्मिक चित्रण किया, आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनती है, कल प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कोविड भारत के लोगों की महत्वाकांक्षा को और उनकी जो ऊंची आकांक्षाएं हैं उसको नहीं तोड़ पाया है। संभव है कि ये ऐसा ना हुआ हो, लोगों की आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं मजबूती से बनी हुई हों, लेकिन ये तभी बनी रहेंगी जब लोगों को अपना खाना नहीं करना पड़ेगा, जब लोगों के घर में आमदनी कम से कम इतनी हो कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। अगर वो नहीं होता है तो शायद ये महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी बनी हुई हैं, आने वाले दिनों में शायद बनी ना रहें। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से अब वैसे कदम उठाने चाहिए जैसा कि प्रोफेसर घोष बता रही थी और दूसरे अर्थशास्त्री और जानकार बता रहे हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए, ताकि भारत एक ऐसी दुर्दशा में न फंस जाए जहां से गरीबी को ख़त्म करने की जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी वो उल्टी दिशा में चलने लगे। तो आज जूम इन में इतना ही। जूम इन के अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज नमस्कार। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी।